मुस्कान यूनिवर्सिटी से लौट रही थी। शाम का वक्त था। आसमान में ढलती धूप किसी बुझते दिए की तरफ टिमटिमा रही थी। जैसे ही वह बस से उतरी, उसने देखा कि घर की तरफ से पायल तेज कदमों से बाहर निकल रही थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। आंखों में डर और घबराहट साफ झलक रही थी। मुस्कान कुछ पल के लिए ठिठक गई। पायल दीदी इस वक्त यहाँ और इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? उसके मन में सवालों की झड़ी लग गई। घर पर इस वक्त पापा भी नहीं थे, सिर्फ नेहा दीदी थी। उसका दिल अनजाने डर से तेज धड़कने लगा। जब तक वह अपने दरवाजे तक पहुंची, तब तक पायल अपनी गाड़ी में बैठकर अगले मोड़ पर गायब हो चुकी थी। मुस्कान की निगाहें उसकी गाड़ी के पीछे गुम होती रही। एक सिहरन उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। वह तेजी से घर की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी रह गई। नेहा दीदी फर्श पर गिरी हुई थी। चेहरा पीला पड़ चुका था। एक हाथ पेट पर था और दूसरा टेबल के कोनों को थामे हुए वह उठने की कोशिश कर रही थी। दीदी! मुस्कान चीखते हुए उनकी तरफ भागी। दीदी, क्या हुआ आपको? क्या आप ठीक तो है ना? नेहा दर्द से तड़प रही थी। आवाज टूटी टूटी सी थी। मुस्कान, एम्बुलेंस को कॉल करो, बहुत दर्द हो रहा है। मुस्कान, मैं मर जाऊंगी। मुस्कान के हाथ कांपने लगे। दीदी नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं जीजू को फोन करती हूँ। नेहा ने सिर हिलाया। नहीं मुस्कान, राजवीर शहर में नहीं है, उन्हें फोन करने से कोई फायदा नहीं। तुम बस एम्बुलेंस बुलाओ। मेरा बच्चा, मुस्कान मेरा बच्चा। ये कहते कहते उनकी आंखें बंद होने लगी। दीदी दीदी, आंखें खोलिए। मुस्कान चिल्लाती रही। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और रोते हुए उनका सर अपनी गोद में रख लिया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज गूंज उठी। मुस्कान ने किसी तरह उन्हें स्ट्रेचर पर चढ़ाया और अस्पताल तक साथ गई। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने तुरंत नेहा को अंदर ले लिया। मुस्कान दरवाजे के बाहर खड़ी थी। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। थोड़ी ही देर में उसके पापा भी ऑफिस से भागते चले आए। नेहा की सास इंदुजी और देवर सुनील भी वहां पहुंच चुके थे। पूरे अस्पताल में तनाव छा गया था। सबको मालूम था कि ये मामला किसी आम परिवार का नहीं है, क्योंकि राजीव आहूजा इस शहर का बड़ा बिजनेसमैन टाइकून था। नेहा वही थी जो आहूजा खानदान को वारिस देने वाली थी। अब हालात नाजुक थी। माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में थी। मुस्कान के कांपते होठों से सिर्फ एक ही बात निकल पा रही थी, भगवान मेरी दीदी और उनके बच्चे को बचा लीजिए। मुस्कान, ये सब कैसे हुआ? इतनी बड़ी लापरवाही नेहा कैसे कर सकती है? उसे तो पता था ना कि उसकी कोख में हमारे खानदान का अंश पल रहा है, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? इंदु जी की आवाज में दर्द, गुस्सा और हैरानी तीनों एक साथ झलक रहे थे। मुस्कान के होठ थरथरा उठे। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। मुझे नहीं पता आंटी, सच में नहीं पता। उसकी आवाज फटी हुई थी। मैं यूनिवर्सिटी से आई तो दीदी जमीन पर दर्द से तड़प रही थी। मैं कुछ नहीं जानती कि उनके साथ क्या हुआ था। मैं तो बस उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने रोते हुए अपने चेहरे को दोनों हथेलियों में छुपा लिया। इंदु जी वही माथा पकड़कर पास की कुर्सी में बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू नहीं, पर एक गहरी थकान टपक रही थी। चारों ओर खामोशी पसरी थी। बस अस्पताल के गलियारे में लोगों की हल्की आवाजें और मॉनिटर की बीप सुनाई दे रही थी। 3 घंटे तक सब लोग बाहर बेचैनी से बैठे रहे, हर मिनट उम्मीद और डर के बीच झूलते हुए। और फिर आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान और आंखों में बोझिलपन था। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हमने बहुत कोशिश की, माँ को तो बचा लिया गया, लेकिन बच्चा अब नहीं रहा। ये शब्द जैसे किसी ने दीवार पर हथौड़ा मार दिया हो। मुस्कान की आंखों से आंसू बह निकले। इंदु जी ने सिर झुका लिया और नेहा के पिता संजय जी के होठों से एक दर्द भरी आह निकली। 5 महीने की प्रेगनेंसी थी वो बच्चा, जिसकी हलचल नेहा हर रोज महसूस करने लगी थी, जिसका हर पल वो सपना देखती थी, जिसके लिए पूरे घर में तैयारियां हो रही थी। अब वो नन्हा वजूद हमेशा के लिए ठंडा पड़ चुका था। उसी वक्त तेज कदमों की आवाज गूंजी। अस्पताल के गेट से राजीव अंदर दाखिल हुआ, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखों में डर और बेचैनी थी। डॉक्टर, नेहा कहाँ है और मेरा बच्चा कैसा है? वह एक ही सांस में सब बोल गया, लेकिन डॉक्टर के होठों से निकले हुए शब्दों ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। आपकी पत्नी अब सुरक्षित है, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया।
राजीव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। आंखें फैल गई जैसे किसी ने उसकी सांसें खींच ली हो। फिर वह डगमगाते हुए पीछे की कुर्सी पर गिर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें सूनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच्चाई। जिस बच्चे के लिए उसने महीनों से तैयारी की थी, जिसके आने की मुस्कान में वह पूरा घर सजाने वाला था, वो बच्चा अब कभी नहीं आएगा। राजीव, खुद को संभालो, नेहा के पापा संजय ने आगे बढ़कर कहा। लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही इंदु जी गुस्से में फट पड़ी। संभाले कैसे? सब नेहा की गलती है। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था राजीव, उसे उसके मायके मत छोड़ो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब देखो सब खत्म हो गया। राजीव की आंखों में लालिमा भर आई, उसकी मुट्ठियां भींच गई। उसने भारी आवाज में कहा, मैं नेहा को कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसकी आवाज में टूटन थी, लेकिन लहजा पत्थर की तरह सख्त था। उसने आंखों की नमी को झटकते हुए चेहरा घुमाया और बिना पीछे देखे अस्पताल से बाहर निकल गया। वह यह जाने बिना जा चुका था कि अस्पताल के कमरे में नेहा धीरे धीरे होश में आ रही थी। आंखें खोलते ही उसने सबसे पहले जो नाम लिया वो राजीव था। उसकी आवाज में टूटन थी, बेबसी थी और एक ऐसी चाहत थी जो शायद अब अधूरी रह जाने वाली थी। वह राजीव से मिलना चाहती थी, उसके कंधे पर सर रखकर रोना चाहती थी, अपने बच्चे की मौत का गम उसी के साथ मिलकर हल्का करना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजवीर ने उसे दुत्कार दिया था, उससे नफरत करने लगा था, उसे अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया था। उसके दिल में गलतफहमी का जहर फैल चुका था। नेहा बिस्तर पर लेटी थी, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, होठ कांप रहे थे और उसकी रूह रो रही थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, उसका बच्चा, उसका प्यार, उसका विश्वास, सब कुछ उससे छिन गया था। उसने आंखें बंद की और कमरे में बस मॉनिटर की धीमी बीप गूंज रही थी, जो अब किसी टूटे दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। वो रोती सिसकती रह गई। राजवीर के पीछे पीछे उसकी माँ इंदु जी भी चली गई। अस्पताल की सफेद दीवारों के बीच अब सिर्फ उसकी बहन मुस्कान और उसके पापा संजय जी रह गए थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था, बस मशीनों की बीप की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। बेबस संजय जी अपनी बेटी के पास आए। पापा, नेहा ने कांपती आवाज में पुकारा। आंखों में उम्मीद की आखिरी चमक थी। उन्होंने उसका माथा सहलाया। तुम ठीक हो बेटा? हमारे लिए बस यही सबसे बड़ी बात है। ये सुनते ही नेहा अपने आंसू रोक न पाई। पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। पापा, मेरा बच्चा। उसके शब्द गले में ही अटक गए। संजय जी ने आंखें बंद कर ली, आवाज में दर्द था। फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर खुद उनकी आंखों से आंसू ढुलक पड़े। मुस्कान भी पीछे खड़ी अपने आंसू पोंछ रही थी। दूसरी ओर राजवीर, जिसने ना तो मुड़कर देखा ना ही अस्पताल आया। संजय जी बेटी को डिस्चार्ज करवाकर घर ले आए, मगर नेहा के मन में अब भी एक ही सवाल था, राजवीर कहाँ है? हर दिन, हर रात, हर सांस में वो उसी का नाम दोहराती रही। दरवाजे की ओर उसकी निगाहें जमी रहती। वो आएगा, मेरे आंसू पहुंचेगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। थक हार कर नेहा ने खुद उसे फोन किया, मगर उसने फोन तक नहीं उठाया। और जब वो खुद उसके घर पहुंची तो उसने मिलने से भी इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसकी माँ इंदु जी ने तो उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तुम हमारे पोते की कातिल हो। ये सुनकर नेहा के दिल में जैसे 1000 तीर एक साथ चुभ गए। वो दरवाजे पर ही खड़ी रह गई, आंखों में दर्द, होठ कांपते हुए बोले, जाओ राजवीर, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। अब मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं तो मैं भी ऐसी मोहब्बत पर लानत भेजती हूँ। ये कहते वक्त उसकी आवाज भरा गई थी, मगर चेहरा सख्त था। अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो दिल जिसमें कभी सिर्फ राजवीर की मोहब्बत बसती थी, अब बिखरे हुए टुकड़ों में धड़क रहा था। दिन गुजरते गए, मगर उसके दर्द की तीव्रता कम नहीं हुई। वो अपने आंसू भीतर ही भीतर पीती रही, मुस्कुराने की कोशिश करती रही ताकि पापा और मुस्कान का दिल ना टूटे। दोनों ने उसे बार बार समझाया, नेहा टेंशन मत लो, एक दिन राजवीर जरूर लौटेगा। वो बस गलतफहमी में है। लेकिन नेहा की आंखें हर बार खामोश रहती। वो उन वादों, उन कस्मों, उन सपनों को याद करती जो राजवीर ने उसके साथ बुने थे।
6 महीने बीत चुके थे मगर उस बेदर्द सनम ने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। उधर राजवीर भी सुकून में नहीं था, वो भी नेहा को याद करता था मगर इंदु जी की बातों ने उसकी सोच में ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे अब गिराना नामुमकिन था। उन्होंने गलतफहमी के बीज को इतना खाद पानी दिया था कि अब वो एक घना पेड़ बन चुका था जिसकी छांव में प्यार के लिए कोई जगह नहीं बची थी। और अब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी और राजवीर की बचपन की दोस्त पायल से ही करवाएगी। उस दिन दफ्तर का माहौल गंभीर था। राजवीर अपनी मीटिंग में डूबा हुआ था। जब दरवाजे पर खट की हल्की सी आवाज हुई, उसने सिर उठाया और सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। कमरे में मौजूद सबकी निगाहें दरवाजे की ओर टिक गई और वहां खड़ी थी नेहा। 6 महीने बाद उसे यूं सामने देखकर राजवीर के लब खुद ब खुद रुक गए। काली फ्रॉक में सोगवार हुस्न, रोई हुई आंखें, फीकी मुस्कान, उसके चेहरे पर दर्द और गरिमा दोनों का अजीब संगम था। राजवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक पल के लिए जैसे सारी दुनिया थम गई, हवा भी रुक गई। बस उन दोनों के बीच एक अधूरा प्यार, एक अधूरा रिश्ता और बहुत सारी खामोशियां बाकी थी। मुझे आपसे बात करनी है, वो रहस्य लहजे में बोली, आवाज धीमी मगर ठोस थी। एक्सक्यूज मी, मीटिंग इज ओवर, राजवीर ने ठंडे अंदाज में कहा और वहां मौजूद सभी मेंबर्स को बाहर जाने का इशारा किया। कुछ ही पलों में कमरा खाली हो गया। अब वहां बस 2 लोग थे, एक वो जो टूटी थी और दूसरा जो टूटने से बचने की कोशिश कर रहा था। राजवीर ने मेंबर्स के जाते ही अपनी सख्त निगाहें नेहा पर डाली, जबकि नेहा कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उसके करीब आई। आप दूसरी शादी कर रहे हैं? उसने हिम्मत जुटाकर कहा। आवाज कांप रही थी मगर जुबान पर दृढ़ता थी। 6 महीने बाद ये पूछने आई हो? राजवीर अपनी जगह से उठते हुए ठंडे स्वर में बोला। आप मेरी बात का जवाब दें मिस्टर राजवीर आहूजा, नेहा ने तेज आवाज में कहा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। उसके जिस्म से उठती वही उसकी पसंदीदा खुशबू हवा में फैल गई थी। 6 महीने बाद भी वो खुशबू राजवीर के दिल की धड़कनों को अस्त व्यस्त कर रही थी। वो सामने खड़ी थी, वही लड़की जिसे उसने कभी अपनी रूह की हद तक चाहा था। मेरा जवाब जानकर क्या करोगी? उसने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा। जो पूछा है उसका सीधा जवाब दीजिए, नेहा ने थरथराते लहजे में कहा। अगर मैं कहूँ हाँ कर रहा हूँ दूसरी शादी, राजवीर की ठंडी आवाज ने कमरे की हवा जमा दी। उसके शब्द सुनकर नेहा के होठ सूख गए, दिल की धड़कन जैसे थम गई। आप मुझे सजा दे रहे हैं? वो धीमी सांस लेते हुए बोली। सजा? सजा तो हम दोनों के लिए है और शायद अब सारी जिंदगी ये सजा हमें झेलनी पड़ेगी। राजवीर की आवाज में अब थकावट थी। मैं आपकी बीवी हूँ राजवीर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये बेवफाई है। उसके आंसू अब उसकी पलकों से ढुलक चुके थे। बीवी हो इसलिए यहाँ खड़ी हो और सवाल करने की हिम्मत है, वरना तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक। राजवीर की बात अधूरी रह गई। उसने चेहरा फेर लिया और बस इतना कहा, घर जाओ। नेहा वहीं जड़ सी खड़ी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ यही वो आदमी था जो उसे दीवानों की तरह चाहता था, जिसकी हर सुबह उसकी मुस्कान से शुरू होती थी और हर रात उसकी बाहों में खत्म। और आज वही शख्स उसे देखना तक नहीं चाहता। इन 6 महीनों में वो कितना बदल गया था। उसकी आंखों में अब मोहब्बत की जगह सिर्फ ठंडापन था। एक गलती, बस एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ दी थी। आंखों से बहते आंसुओं ने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। मैं नहीं जाऊंगी, उसने सख्ती से कहा। आपने 6 महीने से मुझसे राब्ता खत्म कर रखा है, ना मिलते हैं ना बात करते हैं। क्या सारा कसूर मेरा ही था? क्या सजा सिर्फ मुझे ही मिलेगी? अब उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी मगर उसमें साहस भी था। राजवीर ने उसकी ओर देखा, आंखों में गुस्सा और टूटन दोनों थे। हाँ, तुम ही कसूरवार हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा। वो यकायक रुक गया, शब्द गले में अटक गए। नेहा ने उसके चेहरे पर गुस्से की तीव्र लकीरें देखी, अपने आंसू पोंछे और कड़क आवाज में बोली, तो अब आप इस बात की सजा मुझे देंगे? ठीक है, कर दीजिए दूसरी शादी, मगर दूसरी शादी से पहले आपको मुझे छोड़ना होगा। राजवीर का चेहरा सख्त हो गया।
अपनी जुबान संभालो नेहा, अगर दोबारा ऐसी बात मुंह से निकाली तो जान ले लूंगा तुम्हारी। उसने गुस्से में नेहा का बाजू पकड़कर झंझोरा। एक पल को दोनों की आंखें आपस में टकराई जैसे आग और पानी का संग्राम हो। आप खुद किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले और चाहते हैं मैं आपके नाम पर अपने बाप के घर बैठी रहूं? ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर राजवीर आहूजा। दूसरी शादी से पहले आपको पहली शादी खत्म करनी होगी। नेहा ने बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। राजवीर हंसा नहीं, बस गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मेरे नाम से खुद को अलग कर सको। याद रखो। वह उसके बेहद करीब आया। चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर उसकी गर्म सांसें नेहा के चेहरे से टकराई। लगता है तुम भूल गई हो राजवीर आहूजा को, उसने धीमे मगर डरावने लहजे में कहा। मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन आप सब भूल गए हैं। मेरा गुनाह क्या इतना बड़ा था कि इतनी सख्त सजा दे रहे हैं? और अगर सजा देनी है तो फिर दोनों को मिलेगी। नेहा ने गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। राजवीर ने गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरा और उसके पीछे लपका। नेहा दरवाजा खोलने ही वाली थी कि उसने आगे बढ़कर दरवाजे को लॉक किया और उसे दीवार से सटाते हुए अपने दोनों हाथ उसके दोनों ओर रख दिए। उसका चेहरा नेहा के बेहद करीब था, इतना कि नेहा उसकी सांसों की तपिश महसूस कर रही थी। लगता है तुम अपनी जान देने पर तुली हो। अगर अलग होना चाहती हो तो ठीक है। राजवीर आहूजा तुम्हें खुद से जुदा कर देगा। तुम मेरी मोहब्बत के लायक ही नहीं थी। गेट आउट, उसने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा और पीछे हट गया। उसकी बात सुनते ही नेहा के दिल पर जैसे कोई बिजली गिरी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गई कि अब सब खत्म हो गया है। वो शख्स जो उसकी जान था अब वही उसकी रूह से जुदा हो गया है। बिना कुछ कहे उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। राजवीर वहीं खड़ा रहा, बस उसे जाते हुए देखता रहा। बाहर सड़कों पर नेहा की कार बेतहाशा रफ्तार से दौड़ रही थी। 2 बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा, पर उसे परवाह नहीं थी। घर पहुंचते ही वह बिस्तर पर औंधे मुंह गिर पड़ी और बेकाबू होकर रोने लगी। आंखों के सामने वही लम्हे घूमने लगे जब उसने पहली बार बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, और राजवीर मुस्कान से पागल हो उठा था, जैसे सारी दुनिया ही खुशियां उसे मिल गई हों। मगर एक गलती, बस एक गलती ने सब छीन लिया। उसका घर, उसका पति, उसकी ममता और सब खत्म। उधर घर पर इंदु जी सुनील से कह रही थी कि सुनील, मैंने कितनी बार कहा है मोनिका को साथ लेकर आया करो, अब देखो कितना वक्त गुजर गया। इंदु जी ने ये सब नाराज लहजे में कहा, जबकि सुनील फोन में व्यस्त था। वो बोला भी नहीं, बस नजरें घुमाई। उसने मन ही मन सोचा, मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लूं? मोनिका इंदु जी की खास सहेली की बेटी थी, जो हाल ही में अपनी यूनिवर्सिटी बदलकर इंदु जी के घर के पास वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी। उसके माता पिता अपनी बड़ी बेटी के पास गए हुए थे, जिसकी डिलीवरी में कुछ दिक्कतें थी, इसलिए मोनिका को उन्होंने इंदु जी के पास छोड़ दिया था। वो लड़की थोड़ी जिद्दी थी और अपने हिसाब से जीती थी। हेलो आंटी, मोनिका की आवाज सुनकर इंदु जी ने मुड़कर देखा। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, मैं बस खाना खाने लगी थी, तुम भी फ्रेश होकर आ जाओ। इंदु जी मुस्कुराते हुए बोली और किचन की तरफ चली गई। मोनिका ने सुनील को देखा। कितने अफसोस की बात है, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम आराम से घर आ गए। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं कि मैं कैसे घर पहुंची? मोनिका ने दुख और गुस्से से भरे स्वर में कहा। सुनील ने बिना किसी भावना के उसकी तरफ देखा और बोला, मैं तुम्हारा एहसास क्यों करूं? कोई ठेका नहीं लिया मैंने तुम्हें लाने ले जाने का, अपने आने जाने का खुद इंतजाम करो, उसने बाहें चढ़ाते हुए कहा। फिर मोबाइल पॉकेट में डाला और अपनी जगह से उठकर कमरे की ओर बढ़ गया। मोनिका को उसकी बात पर गहरा अफसोस और झुंझलाहट हुई। वह उसके पीछे आई और तेज लहजे में बोली, जरूरी नहीं जिनका ठेका लिया जाए सिर्फ उनकी मदद की जाए, कभी कभी इंसानियत के नाते भी इंसान किसी की मदद कर देता है। बात करते करते वह अनजाने में उसके कमरे तक चली गई थी। सुनील पलटा, उसकी आंखों में सख्ती उतर आई। वह समझ गया कि मोनिका किस बात पर तंज कस रही है। तुम होती कौन हो मुझे ये सब कहने वाली? अपने काम से काम रखो और आउट ऑफ माई रूम, उसने बेहद रुखे अंदाज में कहा।
मोनिका ने चारों तरफ नजर घुमाई तो सचमुच उसे एहसास हुआ कि वह गुस्से में बहस करते करते उसके कमरे तक आ पहुंची थी। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने एक नजर सुनील पर डाली, होंठ भींचे और बिना कुछ कहे बाहर निकल आई। पीछे से सुनील ने गुस्से में दरवाजा जोर से बंद कर दिया। शाम को मुस्कान यूनिवर्सिटी से लौटकर सीधा अपनी बहन नेहा के कमरे में गई, जहां नेहा मुंह लपेटकर आंसू बहा रही थी। नेहा दीदी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मुस्कान ने परेशान होकर बहन के माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। मुस्कान ने उसे उठाते ही गले से जकड़ लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगी। मुस्कान ने द्रवित होकर पूछा, प्लीज दीदी मुझे बताओ ना, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? नेहा ने गले से उसे दूर करते हुए धीमे स्वर में कहा, वो दूसरी शादी कर रहे हैं। मुस्कान ने गहरी सांस भरी और वह अपनी दीदी को चुप करते हुए वह कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन जब मुस्कान अपनी यूनिवर्सिटी गई तो उसे वहां पर सुनील मिला। वह भी मुस्कान की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। राजवीर की शादी की बात को लेकर मुस्कान सुनील से बहस करने लगी। मुस्कान ने गुस्से में सुनील को कहा, राजवीर पायल से दूसरी शादी करने जा रहा था। हद होती है बेशर्मी की। तुम्हें शर्म संकोच नाम की कोई चीज पता है? सुनील दांत पीसकर उसे घूरता रहा, अपनी जुबान संभालो। सुनील भड़क उठा और आगे बढ़ा, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया। लेकिन मुस्कान रुकने को तैयार नहीं थी। क्या कर लोगे तुम? अपने भाई की करतूत को रोक पाओगे क्या? वह अपनी पत्नी होते हुए दूसरी शादी करने जा रहा है। उसकी चीख ने सारी हदें लांघ दी। अक्सर अपनी आदतों की वजह से परेशानी झेलने वाली मुस्कान फिर भी अपनी गलतियों से सीखती नहीं थी। खबरदार, अगर मेरे भाई के बारे में एक शब्द भी गलत कहा तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। सुनील गुस्से में बेकाबू होते हुए बोला। उसकी आंखों में आग थी और हाथ गुस्से में मुक्का बने कांप रहा था। लेकिन मुस्कान बिल्कुल नहीं डरी। उसने तड़पते हुए कहा, लानत है तुम पर, एक गलत फैसले का साथ देते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सुनील पलटकर बोला, यू नो, पहले मुझे भी लगता था कि भाई का फैसला गलत है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनका फैसला 100% सही है। सुनील की दहाड़ इतनी तेज थी कि मुस्कान एक पल को सहम गई। उसकी आंखों में पानी उतर आया। मुस्कान, चलो यहाँ से। उसकी एक दोस्त ने उसे बाजू से पकड़ा और वहां से हटाना चाहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, सुनील प्लीज, छुट्टी हो गई है तो आओ घर चलते हैं। अचानक एक लड़की ने आते ही सुनील की कलाई थाम ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मुस्कान की निगाहें तुरंत उस हाथ पर पड़ी जो सुनील की कलाई पर था, और सुनील जो गुस्से में मुस्कान को घूर रहा था, उसे एहसास तक नहीं हुआ कि मोनिका उसकी कलाई पर अपना हाथ रखे खड़ी है। मुस्कान ने उसे एक आखिरी बार सख्त निगाहों से देखा, झटके से अपना हाथ झटका और वहां से चली गई। उसके जाते ही बाकी सभी स्टूडेंट भी चुपचाप वहां से हट गए। क्या हुआ सुनील, कुछ मिस कर दिया मैंने? मोनिका ने शरारती मुस्कान के साथ आंखें चमकाते हुए पूछा। उसी पर सुनील की नजर अपने कलाई पर पड़ी तो उसने झटके से मोनिका का हाथ हटाया। दूर रहकर बात किया करो मुझसे, उसने ठंडे और सख्त लहजे में चेतावनी दी और बिना कुछ कहे गुस्से में वहां से निकल गया। मुस्कान, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? उसकी दोस्त मोना ने मुश्किल से उसे रोका। वो भी अपने भाई जैसा है, बेवफा है वो। इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलते जितनी जल्दी ये दोनों भाई बदल गए हैं। मुस्कान ने टूटे हुए लहजे में कहा, यार वो बेवफा नहीं है, बस थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। मोना ने उसे समझाया। वक्त? भाड़ में गया वक्त। मुस्कान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखा नहीं तुमने किस तरह उस लड़की ने उसका हाथ थामा था उसकी कलाई पर? वो गुस्से में बोली जा रही थी। उसे एहसास तक नहीं था कि उसके पीछे सुनील खड़ा है। मुस्कान, रिलैक्स, मोना ने कहना चाहा, लेकिन मुस्कान अब सुनने की हालत में नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बेवफा इंसान का भाई है और खुद भी वैसा ही निकला। देखा ना तुमने, उससे ज्यादा उम्मीद भी क्या की जा सकती है? मुस्कान ने दांत भींचते हुए कहा। उसी पर सुनील ने झटके से उसकी कलाई पकड़ी और बिना कुछ बोले उसे अपने साथ घसीट लिया। सुनील, छोड़ो मुझे। मुस्कान ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन सुनील उसकी एक ना सुनते हुए उसे यूनिवर्सिटी के सुनसान कोने की ओर ले गया। एक पेड़ के पीछे रुककर उसने उसे पेड़ से लगाते हुए सामने खड़ा हो गया।
उसके दोनों हाथ पेड़ के तनों पर टिके थे और आंखों में तेज गुस्सा भरा था। उसने मेरी कलाई पर हाथ रखा। वो तुमने देखा, लेकिन मैंने उसका हाथ झटका वो नहीं देखा, सुनील ने गहरी आवाज में कहा। उसकी गंभीरता और गुस्सा मुस्कान को और बेचैन कर रहा था। मुस्कान ने गहरी सांस ली, अब भी गुस्से में थी। मुझे कुछ भी नहीं देखना, तुम्हारा भाई कर रहा है ना दूसरी शादी, तुम भी कर लो दूसरी मंगनी। बल्कि मंगनी की क्या जरूरत है, डायरेक्ट शादी कर लो, उसने तड़पते हुए कहा और सुनील को जोर से पीछे धक्का देना चाहा, लेकिन वह 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। सुनील ने गुस्से से उसकी दोनों कलाई पकड़ ली और जोर से पेड़ के तने के साथ सटा दिया। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था। बहुत ही गुस्सा भर गया है ना तुम्हारे अंदर, किसी की भी नहीं सुनती हो तुम, वह कहते हुए उसकी कलाइयां कसकर दबोच रहा था ताकि उसे थोड़ी सी तकलीफ भी पहुंचने लगे। छोड़ो मेरा हाथ, जालिम इंसान, दर्द हो रहा है मुझे, मुस्कान ने माथे पर बल डालते हुए घूर कर कहा। मुझे भी बड़ा धक्का लगा था यहाँ दिल में जब तुमने बिना सोचे समझे सबके सामने इतना कुछ कह दिया था। सुनील का अंदाज ठंडा था, फिर भी गुस्से से लबरेज, और वही ठंडापन मुस्कान के रूह तक उतर जाता था। जब सुनील गुस्से में था तो मुस्कान को उससे डर नहीं लगता था, पर जैसे ही उसके शब्दों में वही ठंडापन घुलता, मुस्कान के हाथ पांव सुन्न भी हो जाते थे। सुनील, अब की बार उसकी आवाज धीमी थी। नहीं, ऐसे नहीं, पहले वाले अंदाज में ही बात करो, वही सूट करता है। सुनील ने उसे झटकते से अपने सीने से लगाया तो मुस्कान की जान पर बन आई। धड़कनों का तालमेल, दोनों के जज्बात में तूफान मचा गया। लोगों की निगाह में एक मंगेतर है, लेकिन हकीकत में हमारा संबंध कितना गहरा है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपनी नाक को उसके नरम नाजुक गाल पर रगड़ता वह पल भर में उसके गाल लाल कर गया था और उसी स्पर्श के साथ मुस्कान के पूरे जिस्म में जैसे करंट सा दौड़ गया था। उनके बीच की नजदीकियों में एक अनकहा एहसास फिर से जाग उठा। वह दोनों दुनिया की नजरों से छिपकर शादी कर चुके थे, लेकिन मुस्कान की इज्जत की खातिर सुनील ने अपनी माँ इंदु जी को किसी तरह मुस्कान के लिए मना लिया था। अब सबके सामने वे मंगेतर के रूप में ही जाने जाते थे। जानबूझकर उन्होंने अपनी शादी की सच्चाई छुपाई थी, कहीं इंदु जी नाराज ना हो जाएं, ये सोचकर, और आज तक किसी को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं होने दिया। सुनील हमेशा ऐसे ही उसे चुप करवा देता था, वरना मुस्कान द ग्रेट को चुप करवाना नामुमकिन था। अगली सुबह नेहा मुस्कान से कह रही थी कि मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अचानक से नेहा की आवाज ने मुस्कान को ख्यालों से झंझोर दिया। दीदी प्लीज ऐसे रो रो कर खुद को परेशान मत करो, मर्द जात होते ही बेवफा हैं, मुस्कान ने गुस्से में कहा। नेहा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मुस्कान, अगर ऐसा होता तो माँ के जाने के बाद हमारे पापा भी तो दूसरी शादी कर सकते थे ना, पर उन्होंने तो आज तक वफा निभाई है, माँ के जाने के बाद भी कभी बेवफाई नहीं की। नेहा की बात पर मुस्कान चुप हो गई। वह सच कह रही थी। नेहा की माँ तब इस घर से अचानक चली गई थी जब नेहा सिर्फ 10 साल की थी और मुस्कान 6 साल की। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। इंसान मर जाए तो एक दिन सब्र आ जाता है, मगर अगर कोई जीते जी छोड़ जाए वो जख्म कभी नहीं भरता। किसी ने कहा वो रिश्तेदारों के पास गई है, तो किसी ने ये तक कह दिया कि वो किसी और के साथ भाग गई है, मगर संजय जी ने किसी की बात पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने हर जगह ढूंढा, हर दरवाजा खटखटाया, पर अनीता जी का कोई अता पता नहीं चला। और आज 13 साल बाद भी उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। उन्हें अब भी यकीन था कि उनकी अनीता एक दिन जरूर लौटेगी। दीदी उठो ना, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं, इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। मुस्कान ने उसे समझाने की कोशिश की। अब कुछ कहने को बचा नहीं है मुस्कान, अब सिर्फ तलाक का नोटिस जाएगा उस राजवीर आहूजा को। कर ले वो दूसरी शादी, तीसरी, चौथी, जितनी चाहे उतनी शादियां, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा के शब्दों पर मुस्कान ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। दीदी आप ये क्या कह रही हैं, तलाक? मुस्कान को यकीन नहीं हुआ कि उसने सही सुना है। राजवीर और नेहा का प्यार तो मिसाल हुआ करता था। उनके रिश्ते के गवाह सुनील और मुस्कान खुद थे, लेकिन वो मोहब्बत अब कहाँ खो गई कि आज नेहा तलाक की बात कर रही थी। हाँ मुस्कान, सही सुना तुमने, ये मेरी आखिरी फैसला है। इतना कहकर नेहा खुद को संभालती हुई बाथरूम में बंद हो गई।
जबकि मुस्कान वहीं सोफे पर बैठी माथा थामे उलझे ख्यालों में डूबी रह गई। उधर राजवीर के घर नाश्ते के टेबल पर इंदु जी कह रही थी, राजवीर, कल भी हेमा का फोन आया था बेटा, आखिर वो बेटी वाले हैं, कुछ तो जवाब दो उन्हें। इंदु जी ने नाश्ते की टेबल पर बैठे खोए हुए बेटे को पुकारा तो वह चौंक पड़ा। जी मम्मा, आप कुछ कह रही थी, उसने जैसे ख्यालों से बाहर आते हुए कहा। हाँ बेटा, हेमा चाहती है कि मंगनी की डेट फिक्स कर ली जाए, तुम बताओ क्या कहते हो। इंदु जी की आवाज में गंभीरता थी पर साथ ही एक माँ की उम्मीद भी झलक रही थी। कल की रख लीजिए। राजवीर के होठों से निकले इन शब्दों ने कमरे की हवा को जैसे ठहर सी दी। सुनील के चेहरे पर हैरानी साफ झलकने लगी। माँ, इतनी जल्दी किस बात की? अभी नेहा भाभी हैं। नाराजगी है तो क्या हुआ, रिश्ता तो है ना। तुम बीच में मत बोलो सुनील, ये बड़ों की बातें हैं। इंदु जी ने झट से टोका। राजवीर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये कागजी रिश्ता भी अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, उसने बेहद ठंडे और बेजबान लहजे में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? सुनील ने सख्त निगाहों से भाई को देखा। मतलब वही जो हर अनचाहे रिश्ते का होता है, दी एंड। इतना कहकर राजवीर लंबे डग भरता हुआ वहां से निकल गया। इंदु जी कुछ पल तक स्तंभ सी उसके पीछे देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, चलो अच्छा है, जान छूटेगी। अब तुम भी इस मंगनी को खत्म करो और अपने भाई की तरह आगे बढ़ो। एक मिनट माँ, सुनील ने उनकी बात बीच में काट दी। वो भाई है जो सुन लेता है, मान लेता है, लेकिन मैं सुनील हूँ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेता हूँ और खुद ही निभाता हूँ। आप अपना खेल भाई के साथ खेलिए, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत कीजिए। उसकी आवाज में वो दृढ़ता थी जो शायद पहले कभी ना थी। राजवीर की बात पहले ही उसके अंदर आग भड़का चुकी थी और अब माँ के शब्दों ने उस पर तेल डालने का काम कर दिया था। इंदु जी ने गुस्से में उसे देखा। तुम्हें समझाना मुश्किल हो गया है सुनील, मेरी बात ध्यान से सुन लो। चाहे जो भी कर लो, पर मैं मुस्कान को इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। जैसे बड़ी बहन वैसे ही छोटी बहन, एक से बढ़कर एक, मुंह फट और बेहया। सुनील ने होठों पर एक तिरछी मुस्कान लाई। तो भाई की ला रही है ना आप, सादी, संकोची और शरीफ सी लड़की। चलिए वही आपकी पसंद सही। मेरे वाली तो ऐसी ही टेढ़ी है और मुझे वो ऐसी ही पसंद है। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। इंदु जी तमतमाते हुए बोली, कुछ नहीं भूला मम्मा, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि भाई की संतोष किस में है। सुनील ने उन्हें सवालों में उलझाते हुए दरवाजा खोला और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। इंदु जी ने माथा पकड़ लिया। ना जाने क्या जादू कर दिया है इन दोनों बहनों ने। वह बड़बड़ाई, पहले राजवीर इनकी तरफदारी में जीता था, अब ये दूसरा भी उनके काबू में है। और मोनिका, वह ऊंची आवाज में बोली, मोनिका, तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया है मैंने? अगर तुमसे मेरा एक बेटा काबू नहीं होता तो साफ साफ बता दो, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगी। आंटी, मैं तो कर रही हूँ कोशिश, लेकिन आपका बेटा मुझे मुंह ही नहीं लगाता, मैं क्या करूँ? मोनिका उदासी से बोली। तो फिर उसके और करीब जाओ, दोस्ती बढ़ाओ, अपने अंदाज दिखाओ। याद रखो, मर्द औरत की अदाओं के पीछे भागता है। आंटी हंसते हुए उसे अपने बेटे को फंसाने के नए नए तरीके समझा रही थी। आंटी, आपका बेटा अदाओं से नहीं फंसेगा, इसके लिए मुझे कुछ और बड़ा प्लान करना पड़ेगा, मोनिका सोचते हुए बोली। इंदु जी सिर हिलाकर उठ खड़ी हुई। अब उन्हें हेमा की खुशखबरी भी देनी थी कि राजवीर शादी के लिए राजी हो गया है, वह भी बहुत जल्दी। सुनील ने मोबाइल स्टेटस पर राजवीर की मंगनी का कार्ड पोस्ट किया। मुस्कान, जो सोने के लिए लेट रही थी, कार्ड पर कल की तारीख देखकर जैसे दुख के गहरे समंदर में डूब गई। उसने मोबाइल एक तरफ फेंकते हुए मन ही मन कहा, अफसोस अफसोस राजवीर जीजू, अगर मोहब्बत करने वाले आप जैसे बेदर्द और जालिम होते हैं तो कोई भी कभी मोहब्बत ना ही करे। सुनील के प्रति गुस्से के साथ वह सोच रही थी, मुझे तुमसे भी ये उम्मीद नहीं थी। भाई को समझाने की बजाय तुम उसका साथ दे रहे हो। बुज़दिल इंसान कहीं के। उसके दिमाग में हर बात उथल पुथल मच रही थी। पायल की बच्ची तो बहुत खुश होगी, उसके मन की हर मुराद पूरी हो गई, लेकिन पता नहीं दीदी क्या चाहती है। सब कुछ सच सच राजवीर जीजू को बता क्यों नहीं देती। तभी उसके फोन पर मैसेज टोन बजी। उसने देखा सुनील का मैसेज था। उसने कार्ड इनबॉक्स किया और स्पेशल इनविटेशन भेजा था। मुस्कान के सर पर करंट सा दौड़ गया।
पैर जमीन पर ठंडे पड़ गए। तुम्हें अपने बुज़दिल भाई की मंगनी मुबारक हो। मुझे इनवाइट करने की कोई जरूरत नहीं। मुस्कान जलते दिल के साथ मैसेज पढ़ते हुए बैठ गई। सुनील खुद उठकर बैठा, उसे जैसे अपनी बात पर करंट सा लगा हो। उसने ये स्टेटस सिर्फ नेहा और मुस्कान के लिए ही ऑन किया था, बाकी सबको हाइड कर दिया था। स्टेटस देखकर भी मुस्कान चुप रही तो मजबूरन उसे इनबॉक्स करना पड़ा। बुज़दिल निकली तुम्हारी बहन मैदान छोड़कर भाग गई। हिम्मत होती तो खड़ी होकर अपने हक के लिए लड़ती, ना कि डर के भाग जाती। सुनील के शब्दों पर मुस्कान ने माथा पकड़ लिया। भूल रहे हो कैसे तुम्हारी माँ ने मेरी बहन को हाथ पकड़कर घर से निकाल दिया, जैसे बच्चा सिर्फ उन्होंने खोया हो। मेरी बहन ने उस वजूद को 5 महीने तक महसूस किया है, अपनी कोख में उसके दर्द और हर धड़कन को महसूस किया। बताओ ऐसा कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई। जिंदगी मौत तो भगवान के हाथ में है, फिर भी इंसान सजा देने के लिए खुद को भगवान क्यों बना बैठता है। इतने लंबे मैसेज के बाद सुनील के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसने खामोशी से मोबाइल एक तरफ रख दिया। वह क्या कहता, वह खुद इस मंगनी के खिलाफ था, पर राजवीर जैसे जुनूनी और जिद्दी इंसान को कौन समझा सकता था। केवल एक ही इंसान थी जिसकी बात वह मानता था, और वह थी खुद नेहा। लेकिन इससे भी आज राजवीर ने मुंह मोड़ लिया था। अगले दिन रात को मंगनी की पार्टी अपने चरम पर थी। रात के 10 बज रहे थे और आहूजा हाउस में रौनक अपने पूरे जोर पर थी। पायल अपनी माँ के साथ वहां आई थी। ये भी राजवीर की ख्वाहिश थी कि मंगनी की रस्म आहूजा हाउस में ही हो, और आज पायल की दिल की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वह राजवीर की बात को कैसे टालती। पायल पिंक गाउन में इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। सभी मेहमान आ चुके थे, बस राजवीर का इंतजार था, जो अब तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। इंदु जी बुरी तरह परेशान होकर बोली, सुनील जाओ देखो राजवीर कहाँ रह गया। अचानक नेहा अपनी बहन मुस्कान के साथ गाड़ी में बैठकर आहूजा हाउस के बाहर पहुंच जाती है। आप एक बार फिर सोच ले दीदी, हम पापा को बताकर भी नहीं आए हैं। अगर उन्हें पता चला तो उन्हें बुरा लगेगा। अभी आप अंदर जाने की जिद कर रही हैं, आप वह सब देख भी नहीं पाएंगी। मुस्कान को अपनी बहन की तकलीफें सीने पर महसूस हो रही थी। यही तो देखना है मुस्कान, वह किस तरह मेरे सामने किसी और का हाथ थामेगा, फिर उसे रिंग पहनाएगा। नेहा की आवाज में ठहराव था। वैसे भी यह वही रिंग है जो राजवीर ने मुझे मेरी एंगेजमेंट पर दी थी। ये रिंग मैं पायल को गिफ्ट कर दूंगी ताकि वह इसे पहनकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। जब मैं उसके मंगनी में आई हूँ तो खाली हाथ आना बुरा लगता है ना। वह बेताबी में कुछ इस तरह बोल रही थी मानो पागलपन और ठोस इरादे दोनों एक साथ समा गए हों। मुस्कान को अपनी बहन की हालत देखकर दिल भारी हो गया। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुस्कान ने कहा और गाड़ी से उतरने को तैयार हुई। नेहा ने उसे रोका, नहीं मुस्कान, तुम नहीं, आज ये मेरी अकेली की जंग है, मुझे ही लड़ना है। तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी लौट आऊंगी। कहकर नेहा उसे वहीं छोड़कर सामने बड़े गेट की ओर बढ़ गई और अंदर घुस गई। ये वही घर था जहां 1 साल पहले वह दुल्हन बनकर आई थी, और आज उसकी जगह लेने कोई और आ गई थी। नेहा चलते हुए सीधा स्टेज के पास पहुंची। वहां राजवीर आहूजा खड़ा था, तालियों की गूंज में पायल को रिंग पहनाता। नेहा ने दिल बड़ा करके तालियां बजा दी। उसकी आंखें गिरे कांच जैसी नम थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी, एक जख्मी मुस्कान। मासूम चेहरा, फरेबी निगाहें, लबों पर हंसी और दिल में दर्द। नेहा ने माइक उठाया और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। राजवीर और सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। मेरे दोस्त, जिसे यहाँ तुम्हारे जैसा दुश्मन चाहिए ही नहीं। उसने गाने के बोल बोलते हुए माइक एक तरफ रख दिया और स्टेज की ओर बढ़ गई। वहां एक खामोशी छा गई। बहुत बहुत बधाई हो मंगनी की। नेहा ने दोनों को देखते हुए मुबारकबाद दी। इंदु जी स्तंभ रह गई, जबकि राजवीर की तेज निगाहें उसी पर टिकी थी। कुछ गिफ्ट नहीं लाई, लेकिन ये लो। उसने अपनी उंगली में रिंग पकड़कर पायल की तरफ बढ़ा दी। मेरी तरफ से गिफ्ट, अब इस पर तुम्हारा हक है। लेकिन इससे पहले कि पायल रिंग लेती, राजवीर ने उसके हाथ से झपटकर रिंग ले ली और उसे गुस्से से घूरने लगा। नेहा ने आंसुओं के गोले हलक में
अटके महसूस किए वह रुक नहीं सकी। शिकवा भरी निगाहें राजवीर पर डालते हुए वह घर की बैक साइड की ओर चली गई। राजवीर सब कुछ छोड़कर उसके पीछे दौड़ा। इंदु जी ने उसे पुकारा लेकिन वह अनसुनी करता तेज कदमों से नेहा के पीछे गया। नेहा नहीं जानती थी कि वह कहाँ जा रही है, बस उसे अब कुछ वक्त अकेले रहना था। जैसे ही वह पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ी, राजवीर ने फौरन उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधा उसके सीने से टकराई। गहरी सांस भरते हुए वह राजवीर को बेगानेपन से देखने लगी। राजवीर को उसके ऐसे देखने पर तकलीफ हुई। लीव मी, वह गुस्से में चिल्लाई। राजवीर ने उसका हाथ सख्ती से थाम लिया। बिना कुछ बोले उसे अपने कमरे में ले गया। दरवाजा लॉक करते हुए उसने उसकी तरफ घूरा। क्यों आई हो यहाँ? वही ठंडा गंभीर अंदाज, बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं। नेहा जैसे पागल हो गई थी। उसने दोनों बाजुओं से उसे पीछे धकेलने की कोशिश की लेकिन राजवीर ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। क्यों मुश्किलें बढ़ा रही हो अपने और मेरे लिए? वह गंभीर आवाज में कह रहा था और नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे जाना है यहाँ से, दूर हटो, वह चिल्लाई लेकिन खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा नहीं सकी। यही कारण था कि वह यहाँ आई थी। उसे राजवीर से दूर जाना था। राजवीर ने अपने कमरे में उसे अपने वजूद में महसूस किया और आज भी शिद्दत से उसे चाहता था। उसके बिना उसका खुद का वजूद अधूरा लगता था। और अचानक राजवीर ने आगे बढ़कर अपने होठों से उसके होठों पर कब्जा जमाया। नेहा एकदम पत्थर जैसी हो गई। 6 महीने बाद ये स्पर्श उसे महसूस हुआ। इतने लंबे समय तक राजवीर ने उसे छुआ तक नहीं था। नेहा पैनिक होने लगी। वह बेकाबू हो रही थी लेकिन राजवीर की पकड़ और भी सख्त होती जा रही थी। उसने उसे बिस्तर पर गिरा दिया। उसकी कलाइयों को तकियों पर रखकर उसका चेहरा निहारने लगा। नेहा रोते हुए उसे देख रही थी। क्या हुआ? इतना पैनिक क्यों हो रही हो? पहली बार तो नहीं छू रहा, राजवीर ने कहा और अपनी हक जताते हुए अपनी सांसें उसके साथ घोलने लगा। फिर बहुत प्यार से उसके माथे पर होठ रखे, उसकी आंखों में देखा और बारी बारी से अपने होठों को स्पर्श छोड़ता गया। नेहा पूरी तरह पत्थर जैसी हो गई थी। वह बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। राजवीर का जादू हमेशा की तरह काम कर गया था। आज भी उसने नेहा को अपने जादू में पकड़ लिया था और नेहा चाहकर भी उसके जादू से बाहर नहीं निकल पा रही थी। राजवीर ने दोबारा नेहा के नरम रसीले होठों पर और भी प्यार से अपने होठों का रसपान किया। पहले नेहा अपनी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देती थी लेकिन आज वह बस बेहरकत ही पड़ी रही। वह उसका साथ नहीं दे रही थी लेकिन रोक भी नहीं रही थी। राजवीर ने उसका ये अंदाज देखा तो गुस्से में हल्का सा ऊपर हो गया और अपनी शर्ट निकालकर दूर फेंक दी। उसके इरादों को देखकर नेहा की जान निकल रही थी। पूरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया। नेहा इस छुवन को कितनी बार झेल चुकी थी। एक बार राजवीर अपनी जनूनियत से उसे बेबस कर देता और आज तो उसके चेहरे का रंग भी बदल गया था। नेहा ने चेतावनी दी, खबरदार, जो तुमने अपनी हद पार करने की कोशिश की। लेकिन अब राजवीर होश में कहाँ था। पूरे 6 महीने के बाद उसकी महबूब बीवी उसकी बाहों में थी तो खुद पर काबू कैसे पाता। उसका सारा गुस्सा और सारी नफरत पल भर में गायब हो गई। उसे याद बस ये था कि नेहा का नरम नाजुक वजूद उसकी बाहों में है। अगले ही पल उसने अपने नरम दहकते होठ नेहा की गर्दन के नीचे ब्यूटी बॉन पर रख दिए और धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ाया। इससे पहले कि वह पूरी तरह उसकी खूबसूरती में मदहोश हो जाता, उसने एकदम उसके बालों में उंगलियां डालकर उन्हें सख्ती से पकड़ लिया। मुझे घर जाना है राजवीर। इस बार उसकी आंखों में नमी थी। राजवीर ने अपनी खुमार भरी नजरों से उसे देखा और बेड पर खींचकर अपने सीने पर गिरा लिया। तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया नेहा आहूजा। इतने करीब आकर कौन पत्थर दिल इंसान होगा जो जाने देगा। 6 महीने का हिसाब लेने के लिए उसने नेहा को बेड पर लिटाकर अपने और उसके बीच के सारे पर्दे गिरा दिए। उसे अपनी बाहों में मचलने पर मजबूर कर दिया। मैं इस सब के लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नेहा अपने चेहरे को उसके सीने में छुपा गई। आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। राजवीर ने लाइट ऑफ करते हुए उसके दोनों कलाइयों को अपनी पकड़ में लिया। मेरी पत्नी हो, मैं तुम पर हक रखता हूँ, माफी मांगूंगा भी नहीं।
उसने अपनी बात कहकर उसे मदहोश कर दिया। नेहा के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। उसकी हर हरकत नेहा की जान पर बन रही थी। 6 महीने के बाद उसकी जान उसे मिली थी और वह अपनी जान को अपने शरीर में पूरी तरह समा लेना चाहता था। काफी देर हो चुकी थी और नेहा अभी तक वापस नहीं आई थी। मुस्कान गाड़ी में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसने गाड़ी आहूजा हाउस से थोड़ी पीछे एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी की थी ताकि गाड़ी पेड़ की छाया में छिपी रहे। रात का वक्त था, इसलिए सड़क पर अकेले गाड़ी खड़ी करना उसे ठीक नहीं लगा। वह बार बार नेहा को कॉल कर रही थी लेकिन नंबर बंद जा रहा था। हे भगवान, दीदी कहाँ रह गई? वह परेशान होकर बुदबुदाई, क्या करूं? राजवीर को कॉल लगाऊं या सुनील को? वह उलझन में थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने सुनील को कॉल लगा दी। उधर सुनील राजवीर को नेहा का हाथ थामे अपने कमरे की तरफ जाते और फिर कमरे का दरवाजा बंद करते देख चुका था। यह सब देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई थी। तभी उसने मोबाइल स्क्रीन पर मुस्कान की कॉल देखी और तुरंत रिसीव किया। बोलो मुस्कान, उसने सहजता से कहा। दीदी कहाँ है? मुस्कान ने गुस्से में कहा। मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रही हो? सुनील ने लापरवाही से जवाब दिया। देखो सुनील, ज्यादा नाटक मत करो। मुझे पता है दीदी आहूजा हाउस के अंदर है। मैं उनके साथ ही आई थी। कब से बाहर वेट कर रही हूँ लेकिन वो वापस नहीं आई। मुस्कान ने सख्त लहजे में कहा। क्या कहा तुमने? तुम बाहर हो? वक्त देखा है, आधी रात हो रही है। सुनील ने घड़ी देखते गुस्से से कहा। मुझे लेक्चर मत दो, बस दीदी को भेजो। मुझे उनकी चिंता हो रही है। तुम्हारी दीदी वहीं है जहां उन्हें होना चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हें थोड़ी डोज चाहिए। सुनील ने ताना मारा। उसके बाद सुन, मुस्कान ने गुस्से में मोबाइल को घूरा। मुझ पर अपनी अकड़ मत दिखाया करो, डरती नहीं मैं तुमसे, समझे? उसने तिल मिलाकर कहा और कॉल काट दी। आ गया बड़ा मुझे सीधा करने वाला। वह बड़बड़ाई और मोबाइल डैशबोर्ड पर पटक दिया। संजय जी शहर से बाहर थे, वरना मुस्कान इस तरह घर से अकेले कभी न निकलती। अब उसे गाड़ी में बैठे बैठे डर सा लगने लगा था। दीदी को एहसास तो होना चाहिए, कोई ऐसे छोड़कर जाता है क्या? वह खुद से बड़बड़ा रही थी। तभी उसकी गाड़ी के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मुस्कान घबराकर जल्दी से सारे दरवाजे लॉक करने लगी, पर हड़बड़ाहट में एक दरवाजा अनलॉक हो गया। कुछ पल सन्नाटा रहा। उसने आसपास देखा पर कोई नहीं था। तभी उसने सुनील को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि अचानक फ्रंट सीट का दरवाजा खुला और कोई अंदर आ गया। डर के मारे मुस्कान के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। वह चीखते हुए दरवाजे से जा लगी। जब उसने देखा कि वो सुनील था तो एक पल के लिए उसके होश उड़ गए। सुनील के चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी। क्या हुआ डार्लिंग, इतना डर गई? मैं तो तुम्हें बहादुर समझता था, पर तुम तो डरपोक निकली। सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा। मुस्कान दरवाजे से चिपकी बैठी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। मुस्कान, आर यू ओके? उसने उसके चेहरे की घबराहट देखकर नरमी से पूछा, पर वह खामोश रही। ये एक्सप्रेस ट्रेन आज चुप क्यों है? सुनील ने मजाक में कहा और हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छूने की कोशिश की, पर मुस्कान ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। बेवकूफ, ऐसे कौन करता है? उसने डर और गुस्से के मिले जुले भाव से कहा। सुनील ने उसकी यह हरकत नजरअंदाज की और मुस्कुराते हुए उसके पीछे हाथ डालकर उसे अपनी गोद में खींच लिया। अचानक हुए इस स्पर्श में मुस्कान ने घबराकर उसकी कॉलर पकड़ ली। सुनील ने उसके चारों ओर बाहें कस ली और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। अब वह पूरी तरह उसके काबू में थी, ना हिल पा रही थी, ना कुछ कह पा रही थी। बस उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों साफ झलक रहे थे। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मेरी जान को? सुनील अपनी गर्म सांसें मुस्कान के चेहरे पर छोड़ रहा था और मुस्कान का दिल एकदम तेज दौड़ने लगा। गुस्सा तो कहीं सो गया था, उसकी जगह सुनील की कुर्बत ने ले ली थी। छोड़ो मुझे, वह कसमसाई और सुनील ने अचानक उसकी नाजुक कमर पर जोर से चुटकी काट दी, इतनी तेज कि दर्द से उसका चेहरा लाल हो गया। सुनील उसके बदलते भावों को गौर से देख रहा था। ये वही मुस्कान थी जो बदला लेकर छोड़ती नहीं थी, और अब उसने उसके कॉलर को पकड़कर अपने होठ उसकी गर्दन की तरफ टिकाए, अपनी गर्म सांसें वहीं छोड़ दी। मुस्कान ने आंखें बंद कर उस पल को महसूस किया। शायद सोच रही थी कि अब वह
अपने नरम होठों से उसकी गर्दन छुएगी, लेकिन अनजाने में उसने अपनी ताकत दिखाते हुए सुनील की गर्दन पर दांत मार दिए। एक झटका सुनील को लगा, पर वह भी इसे उसकी मस्ती भरी मोहर समझ बैठा और दर्द को मीठा महसूस किया। मुस्कान पीछे हटते हुए हंसी। सुनील ने उसके बालों में हाथ डाले और होठों से उसे चूम लिया। आज पहली बार वह उसे इतनी नजदीकी से बेबस कर रहा था। छोटी छोटी शरारतें तो अक्सर करते थे, पर अब हद पार करने की हिम्मत भी होने लगी थी। मुस्कान चिल्लाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर सुनील ने कमर कसकर पकड़ रखा था। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी कुरकुराती सांसों को चुराकर वह हल्का पीछे हटा और मुस्कान के खून से रंगे होठों पर आधा मुस्कान सा फेंका, मानो कह रहा हो तुम मुझसे जीत नहीं सकती, बहुत बुरे हो तुम। मुस्कान ने अपनी हथेली से होठ पोंछे। तुम मेरा स्पर्श मिटा नहीं सकते, बस करो सुनील, मैं अब तुम्हारी जान ले लूंगी अगर तुमने आगे कुछ भी किया तो। पर सुनील ने गले में बाहें डालकर उसकी बातों का आनंद लिया और कहा, ठीक है, तरीका मैं बताऊंगा। वह प्यार से उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, आई हेट यू। मुस्कान गुस्से में थी, पर उसी बेबसी पर उससे आंसू आ रहे थे। क्यों रो रही हो? सुनील ने उसकी आंखों में बहते आंसू देखे। मैं दीदी के पास जाना चाहती हूँ, पता नहीं वो कहाँ है और मुझे यही सब रुला रहा है। उसकी बात ने सुनील का दिल चीर दिया। उसकी आंखों का रंग बदल गया। अब चेहरे पर मोहब्बत नहीं, सर्दी और बेइंतहा दर्द था। उसने चुप्पी भंग कर मुस्कान को सख्ती से सीट पर धकेल दिया। गहरी सांस लेकर गाड़ी से उतर गया। मुस्कान घबराकर उसके पीछे निकली। सुनील रुको, वह चिल्लाई, पर वह रुकने को तैयार नहीं था। मुस्कान उसके सामने खड़ी होकर समझा रही थी। उसने उसका मतलब गलत लिया। तुम्हें मेरा स्पर्श बुरा लगता है, मेरा करीब आना बुरा लगता है, मेरी मोहब्बत को तुम गाली दे रही हो और कह रही हो मैंने गलत मतलब निकाला। उसने आंखों में भरकर चिल्लाया और दोनों के बीच अब लफ्जों की जंग ही बाकी थी। मुस्कान की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। उसके सीने में दर्द का सैलाब उमड़ रहा था। उसने कुछ सोचने या समझने का वक्त ही नहीं लिया, बस अचानक ही आगे बढ़ी और सुनील के होठों पर अपने होठ रख दिए। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। हवा भी रुक गई थी और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया था। उस एक पल में उसकी सारी बातें, सारे शिकवे, सारी उलझने जैसे उसी चुंबन में समा गई थी। अगले ही पल वह झटके से पीछे हटी, खुद से नजरें चुराती हुई, पर सुनील ने उसे फिर खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी पकड़ में इतना दर्द था, मगर इतना ही अपनापन भी। सुनील की आंखों में अब गुस्सा नहीं, एक अजीब सी नरमी थी। मुझे तुम्हारा छूना बुरा नहीं लगता सुनील, मुस्कान ने कांपती आवाज में कहा। ना ही तुम्हारे करीब आना, बल्कि तुम्हारी बाहों में मुझे वो सुकून मिलता है जो मैं किसी को बता नहीं सकती। उसकी आवाज में झलकते प्यार ने सुनील को पल भर के लिए खामोश कर दिया। फिर वह मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में दर्द था। तो फिर बिना वजह मुझसे दूर क्यों हुई? मेरी वजह से तुम्हारी डिग्री लटक गई और तुम बार बार उसी यूनिवर्सिटी के चक्कर काटती रही। मैंने कहा भी था कि आओ मेरे पास, मगर तुमने मना कर दिया। अब खुद सोचो, अगर तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ तो सब झंझट खत्म हो जाए। उसने उसकी ठोड़ी उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें सबसे छुपा लूंगा, हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। मुस्कान ने उसका चेहरा देखा, उसकी आंखों की गहराई में डूबती जा रही थी। फिर मासूमियत से बोली, सुनील, दीदी और राजवीर जीजू के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? सुनील ने होठों पर हल्की मुस्कान सजाते हुए जवाब दिया, हो जाएगा, आज के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके लहजे में कुछ रहस्यमय था, जिससे मुस्कान थोड़ी असहज हुई। क्या मतलब, आज के बाद सब कैसे ठीक हो जाएगा? उसने सवाल किया। सुनील बस मुस्कुराया। उसकी नाक दबाते हुए बोला, ना पूछो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों ना पूछूं? मुस्कान जिद पर अड़ गई। अभी नहीं बता सकता, शादी के बाद बताऊंगा, कहकर उसने बात टाल दी। सुबह की पहली किरणों के साथ ही नेहा की आंख खुली। उसके पास राजवीर गहरी नींद में सोया था। रात के सारे पल एक एक करके उसकी आंखों के सामने तैरने लगे। उसकी सांसें भारी हो गई, आंखें भर आई। धीरे से उठकर वह बाथरूम गई। आईने में खुद को देखकर उसकी आंखों में नमी उतर आई। मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। राजवीर के उठने से पहले उसकी मंगनी हो चुकी है। अब इस रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं बचती।
उसने खुद से बुदबुदाया। दुपट्टा सिर पर ओढ़कर वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। राजवीर की नींद टूट चुकी थी। उसने उसे चुपचाप जाते देखा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, मगर आंखों में तूफान था। वह सिगरेट का पैकेट उठाते हुए खुद से बुदबुदाया, तुम लाख कोशिश कर लो नेहा, लेकिन मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम हमेशा मेरी रहोगी, मरते दम तक। वह हल्की सी मुस्कान छोड़कर आंखें बंद कर गया। मुस्कान की आंख सुनील की शरारत भरी गुदगुदी से खुली थी। गाड़ी की खिड़की से आती हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और हवा में रात की मिठास अब भी बाकी थी। पूरी रात दोनों ने यूं ही गाड़ी में गुजार दी थी, कभी बातों में, कभी हंसी में, कभी एक दूसरे की आंखों में खोकर। सुनील ने फिर से उसकी कमर में उंगली से गुदगुदी की तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी वह मासूम नटखट सी हंसी सुनील के दिल को छू गई। उसने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, उसकी हंसी को अपने सीने में समेट लिया। एक पल को वक्त जैसे ठहर गया हो। हवा रुक गई थी, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थी। तुम्हारी मुस्कान मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुस्कान है, सुनील ने उसकी कान में धीमे से कहा और उसे फिर से अपनी बाहों में भींच लिया। मुस्कान ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे दुनिया की सारी शांति उसी के सीने में छुपी हो। अचानक गाड़ी का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक पड़े। दरवाजे के बाहर नेहा थी। दीदी, अब आपको देखकर वो क्या सोचेगी? मुस्कान ने डरते हुए कहा। सुनील मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं सोचेगी, जानती है वो भी यार, आखिर शादीशुदा हैं और शादीशुदा कपल्स क्या करते हैं ये उन्हें भली भांति पता है। उसने आंख मारी और आराम से गाड़ी से उतर गया। नेहा ने उसकी ओर देखा पर तुरंत नजरें झुका ली। जैसे ही सुनील घर की तरफ बढ़ा, नेहा फौरन गाड़ी में बैठकर अंदर चली गई। कमरे में पहुंचते ही सुनील ने एक लंबी सांस ली। उसकी कमर में दर्द था क्योंकि पूरी रात उसने सीट की बैक पर टेक लगाकर मुस्कान को अपनी गोद में लिए जागते हुए बिताई थी। दूसरी ओर नेहा सीट से टिककर आंखें बंद किए बैठी थी। उसकी सांसें भारी थी। दीदी, आप ठीक तो है ना? मुस्कान ने उसकी तरफ झुककर पूछा। नेहा ने आंखें खोली, एक गहरी सांस ली और बुदबुदाई, बहुत दोगला इंसान है वो। एक तरफ पायल से मंगनी करता है और दूसरी तरफ मेरे साथ। उसकी आवाज टूट गई और आंसू बह निकले। क्या हुआ आपके साथ? मुस्कान ने सहमते हुए पूछा। नेहा ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, गाड़ी तेज चलाओ। उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मुस्कान चुप हो गई, पर उसके मन में सवालों का तूफान मचल रहा था। उधर आहूजा हाउस में तूफान पहले से ही उठ चुका था। आखिर तुम चाहते क्या हो राजवीर? इंदु जी की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। एक तरफ पायल से मंगनी करते हो और दूसरी तरफ वो लड़की सुबह तुम्हारे कमरे से निकलती है, ये सब क्या है? उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। राजवीर चुपचाप खड़ा था, मगर उसके चेहरे पर जमी शिकने उसके भीतर के ज्वालामुखी को बयां कर रही थी। तभी उसने ठंडी आवाज में कहा, वो बीवी है मेरी, तो मैं कौन हूं? पायल ने पीछे से रुकते हुए पूछा। राजवीर ने नजरें उठाई और कहा, तुम मंगेतर हो। उसकी आवाज में अजीब सी नरमी थी, पर आंखों में कठोरता साफ झलक रही थी। पायल का चेहरा एकदम उतर गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जैसे वहां से कोई जवाब मिल जाएगा। राजवीर, पायल से शादी से पहले तुम्हें अपनी बीवी को तलाक देना होगा, पायल की माँ ने कहना शुरू कर दिया कि राजवीर ने टेबल पर रखा गुलदान उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। आवाज पूरे घर में गूंज उठी। वो गुलदान कनाडा से लाया था, बेहद कीमती, मगर उस पल उसकी अहमियत राख बन गई। कुछ कह रही थी आप? राजवीर ने ठंडी मगर तीखी आवाज में पूछा। सबकी नजरें उसकी तरफ टिक गई। इंदु जी के चेहरे पर हैरानी थी। राजवीर, आर यू ओके? उन्होंने धीमे से पूछा। राजवीर मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान डरावनी थी। अब ओके हूं ममा, उसने कहा और कुर्सी घसीटकर आराम से टेबल पर बैठ गया। राजवीर, तुम ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते हमारे साथ। ये मंगनी किसी जबरदस्ती से नहीं हुई थी, जैसे तुम हमें मुजरिम बना रहे हो, इंदु जी ने सख्त लहजे में कहा। राजवीर ने पायल की आंखों ही आंखों में डालकर कहा, मुजरिम तो तुम हो। क्या मतलब? पायल ने घबराते हुए पूछा। वो उठा, उसकी तरफ बढ़ा और बेहद ठंडे स्वर में बोला, मतलब ये कि जुर्म हुआ है, बहुत बड़ा जुर्म।
जिसकी माफी भी नहीं मिलेगी, चाहे मांगो तब भी नहीं। राजवीर ने कहर भरी निगाहों से पायल को देखा। कहना क्या चाहते हो तुम? पायल ने ठंडी लेकिन चुनौती भरी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में हैरानी नहीं बल्कि जवाब पाने की जिद थी। राजवीर धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। उसके कदमों की आहट इतनी भारी थी कि कमरे का हर शख्स खामोश हो गया। वह पायल के बेहद करीब आया, उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम जानती हो अभी मेरा क्या दिल चाहता है? चाहता है कि तुम्हें इसी वक्त जिंदा जमीन में गाड़ दूं ताकि तुम्हारी सांसें हमेशा के लिए थम जाए। उसके शब्दों में इतना जहर था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। सुनील, जो ऊपर अपने कमरे में सोने गया था, नीचे की हलचल और टूटने की आवाज से चौंक कर भागा आया। उसने देखा टेबल के पास टूटा हुआ गुलदान बिखरा हुआ पड़ा है और राजवीर का चेहरा खून उतरने जैसा लाल था। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है? तुम मुझे मारने पर उतारू हो गए, पायल ने गुस्से में चीखकर कहा। राजवीर ने उसकी तरफ इशारा करते हुए गरज कर कहा, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, इस दुनिया में आने से पहले ही उसका खून कर दिया। तुम हो मेरे बच्चे की कातिल। सन्नाटा छा गया। सभी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पायल की मां ने घबराकर बेटी की आगे कदम बढ़ाए। ये कैसी बकवास है? हमारी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन राजवीर ने दहाड़ते हुए कहा, खबरदार, आप भी बराबर की गुनहगार हैं। मेरे पास सबूत है। कानून देगा आपको सजा। मेरे बच्चे को तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, मानो उसमें आग जल रही हो। ये सब झूठ है, ये सब उस नेहा का बनाया हुआ खेल है, पायल ने कांपती आवाज में कहा। मैं तो गई ही नहीं थी वहां पर, वो खुद ही फिसलकर सीढ़ियों से गिरी थी। झूठ, राजवीर दहाड़ा। नेहा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन तुमने खुद अपनी जुबान से सच उगल दिया। पायल के चेहरे से सारा खून उतर गया। उसकी आंखें फैल गई। वह एक पल के लिए जड़ होकर रह गई, जैसे खुद अपने ही जाल में फंस गई हो। इंदु जी हैरत में खड़ी रह गई। उस दिन नेहा घर पर अकेली थी और अचानक दरवाजे की घंटी बजी थी। उसने दरवाजा खोला, सामने पायल थी। नेहा ने उसे देखते ही चौंक कर कहा, तुम यहाँ क्या काम है तुम्हें मेरे घर में? पायल बिना जवाब दिए अंदर चली आई। क्यों ना आऊं? बहुत शौक है ना तुम्हें राजवीर की जिंदगी में जगह बनाने का। उसका बच्चा भी तुम्हारे पेट में पल रहा है। बहुत चालाक बनती हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? निकलो यहाँ से। नेहा ने गुस्से में उसे दरवाजे की ओर धकेलना चाहा, लेकिन पायल ने झटके से खुद को छुड़ाया और तीखी नजरों से उसे देखा। मुझे तुम जैसी औरत के मुंह लगने का कोई शौक नहीं। ये कहकर वह मुड़ी, लेकिन उसके चेहरे पर नफरत की परतें साफ झलक रही थी। नेहा ने गुस्से में सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया, सोचते हुए कि जब घर में कोई नहीं है तो पायल खुद ही चली जाएगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि पायल का गुस्सा अब आग बन चुका है। जैसे ही नेहा सीढ़ियों के ऊपर पहुंची, पायल उसके पीछे दौड़ी और अचानक उसके कंधे को पकड़कर जोर से खींचा। नेहा के कुछ समझने से पहले ही उसका संतुलन बिगड़ गया और नेहा सीढ़ियों से लुढ़कती चली गई। नेहा के मुंह से एक लंबी चीख निकल पड़ी। वह दर्द से कराह रही थी और मदद के लिए किसी को पुकार रही थी। वहीं पास पायल बैठी थी। उसके चेहरे पर बेरहमी की ठंडी मुस्कान थी। वह एक एक शब्द ज्यों ही कहती गई, हवा में जैसे जहर घुल गया। दर्द से तड़पती रहो और यही तड़प तड़प कर अपनी जान दे दो। बदकिस्मती से बच गई तो अपना मुंह बंद रखना। अगर एक शब्द भी मेरे खिलाफ बोला तो याद रखना, मैं वो हूँ जो कुछ भी कर सकती हूँ। पायल ने कटुता से आगे कहा, एक दिन राजवीर रात को सोएगा, सुबह उसकी आंख नहीं खुलेगी। यदि विधवा बनना चाहती हो तो बोलो, वरना हमेशा चुप रहना। नेहा अपना दर्द बर्दाश्त करते हुए उस पत्थर दिल लड़की को देख रही थी जो पूरी तरह निर्दयी और बेरहम लग रही थी। उसे अब साफ समझ आ गया था कि जब पायल राजवीर को हासिल नहीं कर पाएगी तो वह किसी भी हद तक जा सकती है, यहाँ तक कि किसी की जान लेने से पीछे नहीं हटेगी। नेहा का दिल कांप उठा था। उसके पूरे शरीर में थरथराहट दौड़ रही थी, लेकिन पायल वहां से निकल चुकी थी।
यह सब नेहा ने किसी से साझा नहीं किया था, केवल मुस्कान ही इस राज की जानकारी रखती थी। मुस्कान को भी नेहा ने कसम दी थी कि वह किसी को इस राज की भनक नहीं लगने देगी और सही समय आने पर पायल के खतरनाक इरादों की चेतावनी जरूर देगी। परंतु राजवीर ने नेहा को कभी इतना मौका ही नहीं दिया कि वह कुछ कह सके। बच्चे के चले जाने का दुख दोनों के दिलों में था, लेकिन राजवीर ने नेहा की ओर तक नहीं देखा। नेहा ने ठान लिया कि अब ये राज सिर्फ उसके पास रहेगा कि उसके बच्चे का कातिल कोई और नहीं बल्कि पायल ही है। पर दुर्भाग्यवश ये राज खुल गया। सुबह जब नेहा अपने कमरे से बाहर निकली, थोड़ी ही देर बाद राजवीर भी कमरे से बाहर आया। वह गेस्ट रूम के पास से गुजरते हुए माँ और बेटे की बातचीत सुन गया, जिसमें पायल बिना किसी डर के कह रही थी उसने नेहा और राजवीर के बच्चे को मारकर अपने लिए रास्ता साफ कर लिया है। राजवीर ने वह सारी बातें ध्यान से सुनी और उसे तुरंत समझ आ गया कि पायल कितनी खतरनाक और चालाक है। उसने ये सारी बातें रिकॉर्ड भी कर ली थी ताकि बाद में इसका सबूत उसके पास रहे। राजवीर, मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है, गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरी यकीन करो। पायल की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी दोनों थे। वह अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर राजवीर पर जैसे अब किसी बात का असर नहीं रहा था। उसका चेहरा पत्थर सा सख्त और दिल पूरी तरह टूटा हुआ था। उसकी आंखों में सिर्फ धोखे और दर्द की परतें दिखाई दे रही थी। वह पहले ही पुलिस को फोन कर चुका था। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची और बिना देर किए पायल और उसकी मां को हिरासत में ले लिया गया। बेटा, कुछ तो ख्याल करो, पायल तुम्हारी बचपन की दोस्त है, उसी के नाते मेरे बारे में थोड़ा सोच लो। पायल की मां ने कांपते हाथों से राजवीर को सामने हाथ जोड़ दिए। उनकी आवाज में विनती थी, डर था और एक मां का दर्द भी। पर राजवीर अब किसी को सुनने की हालत में नहीं था। उसने ठंडी नजरों से उन्हें देखा और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती तो शायद माफ कर देता, लेकिन मेरी नेहा और मेरा होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाया गया और उसके लिए मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन्हें। राजवीर का गला रूंध गया था, पर उसने अपनी कमजोरी किसी को नहीं दिखाई। पुलिस जब पायल और उसकी मां को लेकर चली गई तो उसके भीतर का सारा गुस्सा, दर्द और टूटन जैसे एक साथ बाहर आ गए। वह पास की कुर्सी पर बैठते ही ढह गया। आंखों से आंसू बह निकले। इंदु जी ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन राजवीर ने झटक दिया। शायद उसे अभी किसी का सहारा नहीं चाहिए था। तभी सुनील उसके पास आया। उसने अपने भाई को उस हालत में देखा तो तुरंत उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। भाई, जो होना था हो गया। हर काम में भगवान की मर्जी होती है। अब जो बीत गया है उसे बदला नहीं जा सकता। बस अब नेहा को घर ले आओ। ये घर उन्हीं का है। उनके होने से ही ये घर घर लगता है और मुझे पूरा यकीन है वो आने से मना नहीं करेंगी। सुनील ने उसका हाथ थामा और उसे समझाने की कोशिश की। राजवीर ने सुनील की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द, गलानी और पश्चाताप था। इंदु जी भी बोल उठी, सुनील ठीक कह रहा है राजवीर, बहुत ज्यादती कर दी हमने नेहा के साथ। अब वक्त है अपनी गलती सुधारने का। हमने उसे बहुत दुख दिए, बहुत बार तोड़ा है। अब उसे छोड़ने का वक्त है, उससे माफी मांगने का वक्त है। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। राजवीर अब भी खामोश था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट चुका था और शायद कुछ बदल भी रहा था। उधर नेहा घर लौटते ही अपने कमरे में चली गई थी। पूरे दिन किसी ने उसे बाहर नहीं देखा। शाम तक वह कमरे में बंद रही, जैसे हर बात, हर दर्द अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। तभी मुस्कान को अपने पापा का फोन आया। वो कुछ ही देर में पहुंचने वाले थे। मुस्कान ने राहत की सांस ली और तुरंत नेहा के कमरे में गई। वहां पहुंचते उसने देखा कि नेहा अपना सामान पैक कर रही थी। ये देखकर मुस्कान हैरान रह गई। दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? अचानक ये सब क्यों? उसने हैरान होकर पूछा। नेहा का चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थी और आवाज बेहद धीमी। वह बिना कुछ बोले बस कपड़े बैग में रखती रही। मुस्कान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। अभी ऐसा मत करो प्लीज, जब तक पापा घर नहीं आ जाते मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। उसने उसके हाथ से बैग छीन लिया।
मुझे मत रोको मुस्कान, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती, प्लीज मत रोको। नेहा ने मुस्कान के हाथ से अपना बैग छीना और कदम बाहर की ओर बढ़ाए। वह हॉल तक पहुंची ही थी कि सामने से उसके पिता संजय जी के साथ राजवीर अंदर आए। गुस्से से नेहा ने बैग जमीन पर फेंका और मुंह फेरकर खड़ी हो गई। मुझे नहीं लगता कि वह तुम्हारी बात मानेगी राजवीर, संजय जी ने अपनी बेटी को गुस्से में देखकर कहा। आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं मना लूंगा उसे। राजवीर ने संजय जी को फोन पर सारी बात बता दी थी, इसलिए अब वे दोनों ही घर आए हुए थे। नेहा ने चुपचाप अपने कमरे की तरफ चलना चाहा, पर राजवीर ने पीछे चलते हुए भीतर आकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। खबरदार जो मेरे पास भी आए, आज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, नेहा ने उंगली दिखाते हुए चेतावनी दी। तुम मुझे अपने पास आने से रात को भी नहीं रोक पाई थी, तो अब भी नहीं रोक पाओगी। राजवीर ने झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। नेहा पैनिक हो गई थी, वह बिल्कुल स्तंभ रह गई। राजवीर ने जैसे ही नेहा के गालों पर आंसू देखे, झट से उन्हें अपने हाथों से पोंछ लिया। मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि हमारे बच्चे को वह पायल नुकसान पहुंचा सकती थी। राजवीर का रंग बहुत लाल हो गया था। तुम्हारी जान को खतरा था, वह तुम्हें मार भी सकती थी। मैं बस मौके की तलाश कर रही थी, और तुमने भी तो मुझे कभी मौका दिया ही नहीं। एक बार भी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, बिना मुझे सजा सुना दी। नेहा ने गुस्से से उसे धक्का देने की कोशिश की, पर वह असफल रही। उसकी इतनी औकात नहीं थी कि राजवीर आहूजा तक पहुंच पाए। कुछ पल के लिए चुप रहकर राजवीर ने धीरे से कहा, मानता हूँ मेरी गलती है, क्या माफ नहीं करोगी? वो उसके आंसू अपने लबों से चूमते हुए बोला। आप सब मर्द इतना सब कुछ करने के बाद माफी कैसे मांग लेते हैं? नेहा ने तंज किया। शायद इसीलिए कि हमें यकीन होता है कि हमारी जान हमें माफ कर देगी। राजवीर ने उसके सामने सर झुकाते हुए कहा, अगर यही गलती औरत करे तो तुम मर्द कभी माफ नहीं कर सकते। तुम्हारे अंदर ये हौसला नहीं है। अब नेहा उससे लड़ रही थी। राजवीर ने सर उठाकर नेहा को देखा। रात दी गई। उसकी मोहब्बत के हल्के हल्के निशान नेहा के चेहरे पर खिलते हुए उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। अब ऐसा क्या देख रहे हो? मैंने आपको माफ नहीं करना। नेहा मुंह फेरकर खड़ी हो गई। राजवीर उसके सामने खड़ा था, अभी भी बस उसे ही देखे जा रहा था, और नेहा की नजरों की तपिश से परेशान होकर उसने अपनी आंखों के सामने हाथ रख लिए। मुकाबला तो आज भी नेहा का उसके सामने नहीं था। आज भी वह जालिम बेदर्द सनम उसका दिल धड़काए जा रहा था। क्या हुआ? मुझे छूने भी नहीं दे रही और देखने भी नहीं दे रही, ये तो बड़ा जुल्म है। वह मासूमियत भरे अंदाज में बोला। अच्छा, जो रात को किया वो क्या था? नेहा उसे पहले वाले रूप में देखकर वह खिल उठी थी, और राजवीर भी उसे यूं चहकता देखकर जी उठा था। वह भी मेरी मोहब्बत थी, ये कहकर उसने आगे बढ़कर नेहा को अपनी बाहों में समेट लिया और उसके माथे को चूम लिया। वह उसे लेकर बाहर आया। बाहर महफिल सजी थी। इंदुजी, संजय साहब और सुनील, मुस्कान सब एक साथ बैठे थे। सुनील और मुस्कान की शादी की बातें कर रहे थे। पहले सुनील को अपने पैरों पर खड़ा तो होने दें। अचानक राजवीर की बात पर सभी चौंक उठे। लीजिए, ये हो गया खड़ा। सुनील फौरन खड़ा हुआ और सबको दिखाते हुए बोला, तो सभी का एक जोरदार कहा गूंजा। राजवीर ने आगे बढ़कर छोटे भाई को गले लगाया। खुश हो जाओ, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करके ही जाएंगे। ये सुनकर मुस्कान के चेहरे पर भी रंग बिखर गए और सुनील भी खुशी से खिल उठा। ठीक 1 महीने के बाद मुस्कान और सुनील की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। राजवीर नेहा को साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मुस्कान ने साफ इनकार कर दिया कि अब नेहा दीदी मेरे साथ ही विदा होकर आहूजा हाउस आएंगे, और मुस्कान की इस बात पर सुनील ने भी उसका साथ दिया। सबकी खुशी को देखते हुए यही तय हुआ कि नेहा भी मुस्कान के साथ दोबारा इस घर से विदा होकर जाएगी, और राजवीर गुस्से से सुनील और मुस्कान को घूर रहा था। वह तो आज ही अपनी प्यारी बीवी को अपने साथ ले जाना चाहता था। अपने दिल की बेचैनी को उसके पहलू में लेटकर चैन पहुंचाना चाहता था। उसने मायूस सूरत बनाकर नेहा पर एक नजर डाली, और उसकी इस हरकत पर सब लोग हंस पड़े। ठीक 1 महीने के बाद दोनों बहनें विदा होकर आहूजा हाउस पहुंच चुकी थी।
उन्हें उनके कमरे में पहुंचा दिया गया था और दोनों बेटों के बंद दरवाजों को देखते हुए इंदु जी ने खुद से वादा किया कि आगे आने वाली जिंदगी में अपने बेटों के लिए आसानियां पैदा करेंगी। वह कभी उनकी राह में कांटे नहीं बिछाएंगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि नेहा के बिना उनका हंसता मुस्कुराता शरारती राजवीर कैसे मुरझा गया था। वह अब दोबारा से उसके चेहरे पर हंसी और मुस्कान छीनना नहीं चाहती थी। वहीं अंदर कमरे में सुनील, मुस्कान, नेहा और राजवीर अपनी अपनी मोहब्बत की नई कहानियां लिख रहे थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। हमारी कहानियों को लाइक और कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आप हमारी कहानियों को कितना पसंद करते हैं। और हाँ, ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।